डिस्कस करते हैं जो है आर्किटेक्चर ऑफ 8086। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 8085 का आर्किटेक्चर डिटेल में। तो आज हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है और ये देखना है कि 8086 हमारा जो आर्किटेक्चर है ये 8085 से किस प्रकार से डिफरेंस मतलब या किस प्रकार से अलग है। तो आइए देखते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें सबसे पहला मेन डिफरेंस है क्या 8085 और 8086 में। इसमें मेन जो कंसेप्ट है जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को वो है पाइपलाइनिंग, क्योंकि 8085 में पाइपलाइनिंग का यूज नहीं हुआ था जबकि 8086 में पाइपलाइनिंग का यूज हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं पहले आर्किटेक्चर को जो इसका 8086 का है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा BIU और सेकंड वन है हमारा EU। BIU जो है वो बस इंटरफेस यूनिट है और सेकंड वन है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं हम कि जो माइक्रो प्रोसेसर है ये है क्या और ये काम क्या करता है। माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली हमारा जो मेन i3, i5 या i7 जो प्रोसेसर है इनका सब पार्ट होता है, या ये समझ लीजिए 8085 या 8086 है, ये अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं किसके लिए, हमारे इंटेल i3 या i5 प्रोसेसर के लिए। तो ये सब पार्ट हो गए। तो इसमें जो पाइपलाइनिंग है, तो पाइपलाइनिंग में होता क्या है, जो हमारा 8085 था उसमें कोई भी प्रोसेसर कोई भी जो प्रोग्राम था या कोई भी जो इंस्ट्रक्शन था पहले हमारा फैच होता था और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता था। एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड वन जो सेकंड इंस्ट्रक्शन था वो पहले फैच होता था फिर एग्जीक्यूट होता, फिर थर्ड वन फैच होता था और एग्जीक्यूट होता। इसका मतलब उसमें दो ऑपरेशन एक साथ होते, फैच और एग्जीक्यूट, फैचिंग और एग्जीक्यूशन, फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन। लेकिन क्योंकि हमने 8086 में पाइपलाइनिंग का यूज किया है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन एंटर करता है वो पहले फैच होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी टाइम पे हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इतने टाइम में ही सेकंड इंस्ट्रक्शन हमारा फैच हो चुका होगा। इसका मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा और सिमिलरली उसके बाद थर्ड वन और फिर फोर्थ वन। इसी तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम है फैचिंग का जो कि हमारा 8085 में यूज होता था वो 8086 में नहीं यूज होगा। इसका मतलब हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8085 की तुलना में ज्यादा तेज है। तो अब इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें 16 बिट की ही डेटा बस यूज होती है और 20 बिट की इसमें एड्रेस बस यूज होती है। और एग्जीक्यूशन के लिए या हमने अभी बताया है कि इसमें इसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज किया जो हमने आपको अभी बताया। सेकंड वन, इसमें कोई भी हमारा आर्किटेक्चर हो, चाहे 8085 हो चाहे 8086 हो, ये 3 स्टेप कंप्लीट करता है एक साइकिल में। पहला, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, सेकंड वन उसको डिकोड करता है और थर्ड वन इसमें एग्जीक्यूट करता है। तो 8086 में जो हमारा दो ALU है जिसका नाम हमने ALU1 दिया है और सेकंड वन हमारा ALU2 है। जो ALU1 है उसका काम होता है एक्सटर्नल मेमोरी या मेमोरी इंटरफेस का काम करता है और इसी का काम होता है हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फैच करने का, और उनको फैच करने के बाद हमारी जो कंट्रोल सिस्टम है उसके पास को सेंड ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, वो हमारा जितना फैच डेटा है उस सभी डेटा को डिकोड करके इस क्यू में रख लेता है। ये क्यू हमारी एक टेम्पररी मेमोरी है, इसमें इसको सीक्वेंस से रख लिया जाता है जिसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट्स क्यू। ये सिंपली एक क्यू बन जाती है और यहाँ क्यू कंप्लीट होने के बाद यहीं से हमारे जितने भी डिकोडेड हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे चले जाते हैं फिर ALU2 के पास। तो इसमें जो अपर पार्ट है जिसको हमने बस इंटरफेस यूनिट कहा है और लोअर पार्ट है जिसको हमने एग्जीक्यूशन यूनिट कहा है,
इन दोनों का काम आप अलग अलग समझ गए हैं। अब बात करते हैं इसमें जो एक हमारा ALU फर्स्ट है, इसका एक काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फैच करने का, और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ये इन ऑपरेशन परफॉर्म करने का, जो हमने ये इस सर्कल में यहाँ पे लिखा है CS मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ऑफसेट सेगमेंट एड्रेस। ये होता क्या है एक्चुअली, ऑफसेट एड्रेस होता क्या है, क्या होता है, जो भी हमारा आर्किटेक्चर चाहे 8085 हो चाहे 8086 हो, ये क्या करता है, हमारी मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, या सिंपली हम कह सकते हैं जितने भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे मेमोरी के ऊपर होते हैं। तो मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मेमोरी एक्चुअली होता क्या है, ये 4 रजिस्टर्स में डिवाइड कर देता है, रजिस्टर्स से कंबाइन होकर हमारी ये मेमोरी बनती है, जिसमें पहले रजिस्टर्स को हम बोलते हैं कोर सेगमेंट, सेकंड इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं हम स्टैक सेगमेंट, और थर्ड वन को ऑफसेट सेगमेंट, और फोर्थ वन को कहते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो जो हमारा कोर सेगमेंट है ये पहला रजिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडक्शन का काम करता है। जैसे सिंपली हम समझ लेते हैं ये कोर सेगमेंट क्या होता है, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर डेटा के पास जाना है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी के पास जाना है, तो वहां डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरे पॉइंटर एड्रेस के थ्रू वहां पे जा सकते हैं। इसको सिंपली हम समझ सकते हैं जैसे कि सिंपली हमें कोई बुक में कोई भी टॉपिक हमको रीड करना है, तो हम डायरेक्टली अगर कुछ सर्च करेंगे तो हमारा फेचिंग टाइम सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बुक के इंडेक्स पे जाते हैं, इंडेक्स पे वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके सामने उसके पेज नंबर पे जाते हैं और डायरेक्टली हम उस टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। वही सेम काम यहाँ पे कोर सेगमेंट का होता है, हम कोर सेगमेंट के थ्रू ही मेन डेटा या मेन मेमोरी तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी मेमोरी का, किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको सेगमेंट, कोर सेगमेंट कहते हैं, और जो एंडिंग पार्ट होता है उसको हम ऑफसेट सेगमेंट कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो 8086 है, इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो केवल और केवल 6 बाइट के ही होते हैं। 6 बाइट से ज्यादा के इंस्ट्रक्शंस अगर होंगे उनको डिवाइड करके 6 बाइट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और सभी सेगमेंट्स को हम 6 बाइट के उनको डिकोड करने के बाद उन सबकी एक क्यू बना ली जाती है, जो हमने यहाँ मार्क किए 1 2 3 4 एंड 5 6 के थ्रू। ये काम हमारा जब ये क्यू बन गई है, यहां से एक एक इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से हमारे ALU 2 तक पहुंचता है, क्योंकि हमने बताया जो ALU 1 है इसका काम फैच करने का होता है, और जो कंट्रोल सिस्टम है इसका काम डिकोड करने का होता है, और इसी का काम होता है कि सेकंड पार्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उन सभी कंपोनेंट को ये बताना है कि किस कंपोनेंट का कौन सा काम है और कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें एक हमारा ये 16 बिट रजिस्टर यहाँ पे भी लिया गया, जो AH, BS, CS और DH लिया गया, AL, BL, जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आए हैं, यह स्ट्रीम यहाँ से आई है 6 बाइट की, तो उन 6 बाइट के स्ट्रीम्स को फैच डिकोड डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये रजिस्टर हमारे यूज होंगे, जो AL, BL, CL, DL। ये अगर ये इंडिविजुअली इनको मेजर करे तो ये 8 बाइट के होते हैं, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो ये 16 बाइट के हमारे रजिस्टर्स होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो हमारा कंसाइज हो गया कि हमारा जो पहला ALU है उसी का काम होता है बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेस करने का, और किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करने का और उनको फैच करने का। उसके बाद उसको कंट्रोल सिस्टम के पास सेंड आउट करना है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उन सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उन सबकी क्यू लगा लेता है और मार्किंग करता है 1 2 3 4 5 अप टू 6। और सिमिलरली जब वो सभी डेटा हमारा डिकोड हो चुका है, उस सभी डिकोडेड डेटा को हमारे ALU 2 के पास भेज देता है। ALU 2 ही उन सभी डेटा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या जितने भी कैलकुलेशन